आज की क्लास हम लोग चालू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे औद्योगिक क्रांति के बारे में। ये अध्याय 5 है। तो पिछले क्लास में इसका भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चैप्टर 4 तक बहुत अच्छा से कंप्लीट करवा दिए हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक बात समझिए, ये जितने भी ये क्वेश्चन, जैसे ये अभी चैप्टर चल रहा है, ठीक, ये चैप्टर चल रहा है या इससे पहले जितना भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, जितना भी चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, उसका आप क्या किया जाएगा, टेलीग्राम पर हर शाम को, हर रोज़ शाम को लगभग आपको टाइम हम बता देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर ही टाइम बता देंगे, 7 से लेकर 9 के बीच में कभी भी मतलब आपको टाइम बताएंगे हम कि इतना बजे क्यूज का आयोजन करवाया जाएगा। समझ रहे हैं, क्यूज। अब क्यूज में क्या होगा, ये जितने भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से हर रोज़ क्वेश्चन कम से कम तो 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और वो क्यूज आप कभी अटेम्प्ट कर सकते हैं 7 से लेकर 9 के बीच में, आपको जब मर्जी हो तब अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्यूज शुरुआत नहीं हुई है। जिस दिन शुरुआत होगा उस दिन टेलीग्राम पर हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। और टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको ये भी फ़ायदा होता है कि उस पर बहुत सारे मॉडल सेट हम क्या करते हैं, जैसे चैप्टर खत्म होता है तो 2-3 चैप्टर को मिलाकर एक मॉडल सेट बनता है, या ये को सिंगल चैप्टर का भी अगर मॉडल सेट बने तो उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं और आप वहाँ पर आंसर लिख कर भेजते हैं और हम आंसर बताते हैं कि सही है, गलत है, और कैसे सुधार होना चाहिए, आपका लिखावट में कैसे सुधार होना चाहिए, आपका आंसर और कैसे इंप्रूव हो सकता है ताकि अच्छा नंबर मिले, इंट्रोडक्शन कैसे, निष्कर्ष कैसे लिखना, ये सब हम बताते हैं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा, सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम में, हिस्ट्री टॉक सर्च करना और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आपको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए क्यूज के बारे में थोड़ा सा हटाइए बात, अब देखते हैं थोड़ा सा ये औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति के बारे में ठीक ठाक बारे में पढ़ लिए थे, उसके कारण के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिए थे कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे, कैसे औद्योगिक क्रांति हुआ तो कितने बड़े लेवल पर परिवर्तन हुआ, किसानों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया, व्यापारियों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया, उन राजाओं की ज़िंदगी में, उन शासकों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया जो युद्ध कर रहे थे। और युद्ध के साथ साथ उस समय औद्योगिक क्रांति को युद्ध ने कैसे बढ़ावा दिया, युद्ध द्वारा भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि युद्ध होने के कारण क्या हुआ, युद्ध होते थे तो सैनिकों को बंदूकों की ज़रूरत पड़ती थी, हथियार, बाकी जो उनके कपड़े यानी कि उनके ड्रेस की ज़रूरत पड़ती थी, उनके जूतों की ज़रूरत पड़ती थी, उनके टोपी की जो हेलमेट उनका होता है, हेलमेट की ज़रूरत पड़ती थी। ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता था। इसके लिए बाज़ार कौन उपलब्ध करवाता था, इसके लिए बाज़ार, और बाज़ार में खासकर सामान ये सब कौन उपलब्ध करवाता था, औद्योगिक क्रांति के द्वारा ही सारे सामान उनके पास उपलब्ध आसानी से हो जाते थे। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए कुछ और 1-2 कारण है जो कि हम समझ लेते हैं ताकि औद्योगिक क्रांति अगर एग्जाम में आए, और खास कर ये तो आता ही है, ध्यान रखिएगा, इतना कंफर्म होता है कि तो आता ही है। ये इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूरा याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। कन्फर्म मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ विश्व इतिहास उसमें पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। चलिए, तो औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करें। औद्योगिक क्रांति के कारण में बहुत सारे कारण देख लीजिए। एक परिवहन में क्रांति आई। अब परिवहन में कैसे क्रांति आई, परिवहन आज आप जो देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं, या आप देखते हैं बड़े बड़े शिप देखते हैं, जहां से आपको पता है कि मैक्सिमम एक देश से दूसरे देश जो व्यापार होता है, सबसे अधिक जो व्यापार शिप द्वारा होता है, यानी पानी के जहाज़ों द्वारा सबसे अधिक व्यापार होता है। अगर भारत से 400 हमको कार ले जाना है किसी अन्य देश में, जैसे अमेरिका में ले जाना है, या मान लीजिए साउथ अफ्रीका में लेकर जाना है, या किसी अन्य देश में लेकर जाना है, तो हम किस माध्यम से लेकर जाएंगे, हवा। 2 तो रास्ते हैं, या तीसरा रास्ता आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत दूर हो जाएगा। अगर सड़क मार्ग द्वारा जाइएगा तब तो पहुंच गए, अगले जन्म में पता चले पहुँचे, अगले जन्म में पहुँचे, अगले जन्म में क्या बनेंगे पता नहीं है। तो ये आपको इस जन्म में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस जन्म में पहुंचना है, एकदम जल्दबाजी में पहुंचना है, तो एक तो हवाई जहाज़, जिसके लिए आप उतना खर्च उठा नहीं सकते। नॉर्मल व्यापारी होंगे, नॉर्मल का कितना ही बड़े व्यापारी होंगे, आप खर्च बिल्कुल नहीं उठाना चाहेंगे, क्योंकि पता चले कि आप हवाई जहाज़ से लेकर गए, यहाँ से वो गाड़ी है 10 लाख की, वहाँ गई तो 20 लाख की हो गई, ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए सबसे सुविधाजनक, सबसे आसानी तरीका से, सबसे सुरक्षित और कम कॉस्ट में जाता है पानी का शिप। तो ये सारे चीज़ों का जो आविष्कार हुआ, प्रचलन हुआ, वो सब यहीं से हुआ। अब देखिए, समझिए ध्यान से कैसे परिवहन में क्रांति हुई। परिवहन में कैसे क्रांति हुई, इन लोगों ने देखा
कि इतने बड़े बड़े बाजार, इतना अधिक मात्रा में सामान उत्पादित हो रहा है, इतने बड़े बाजार लग रहे हैं, और इतने बड़े बाजार जब लग रहे हैं और इतना अधिक मात्रा में सामान उत्पादित हो रहा है तो उन सामान को सही जगह पर जल्दी पहुंचाया जाए, नहीं तो सामान खराब हो जाएगा। या बढ़िया भी सामान हो तो सामान को जल्दी बेचा जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ बहुत सारा सामान उत्पादित हो गया तो व्यापारी क्या चाहेगा कि जल्दी सामान को बेच दिया जाए, फिर उतना सामान उत्पादित कर दिया जाए। तो इसके लिए जल्दी उतना सामान बेचने के लिए आपको बहुत बड़ा परिवहन वाला आपको साधन जुटाना पड़ेगा कि बहुत बड़ा परिवहन का हमारे पास साधन होना चाहिए कि हाँ इतना ज़्यादा सामान लाते। आप बैलगाड़ी पर ये सोचे कि बैलगाड़ी पर हम लेकर चले जाएँ तो ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। बैलगाड़ी पर आप लाद कर उतना सामान लेकर चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं संभव है। और सड़क मार्ग, खासकर उस समय सड़क मार्ग तो और ख़राब था। आज जो आप इंग्लैंड की सड़कें देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा से इंग्लैंड की सड़कें ऐसी थी। अरे नहीं, ऐसी थी कि गांव के रास्ता, कच्चा रास्ता देखे ना, उससे भी खराब सड़कें। व्यापारियों ने क्या किया, कहा कि परिवहन वाला क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। परिवहन वाला क्षेत्र में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जब परिवहन वाला क्षेत्र में परिवर्तन, परिवहन मार्ग कुल 3 तरह के, नहर, सड़क और रेलगाड़ी। हवाई जहाज की उस समय बात मत कीजिए, आप हवाई जहाज के बारे में मत सोचिए क्योंकि सामान हवाई जहाज से ढोया नहीं जाता है। हवाई जहाज सिर्फ आदमी ढोए जाते हैं और सैनिक ढोए जाते हैं, और ज़्यादा हो जाता है तो फाइटर प्लेन होता है तो बम ढोया जाता है, और कुछ नहीं ढोया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर में नहरों को क्यों रखें, क्योंकि नहरों को ही सबसे अधिक प्रेफरेंस दिया गया। क्यों? आप नहरों के बारे में सुनकर चौंक जाएंगे। आप कहेंगे देखिए मैक्सिमम नहर है, आप नहरों को बनवाते हुए किसके लिए देखे होंगे, उन नहरों से किसको फ़ायदा होता होगा? आप कहेंगे किसानों को फ़ायदा होता होगा। मेन किसान के लिए ही नहरें बनवाई जाती है कि उन नहरों से पानी किसानों के खेतों में पहुंचे। लेकिन यहाँ जो नहरें बनवाई गई वो भी चौड़ी चौड़ी, बहुत बड़ी बड़ी नहरें, लंबी चौड़ी बहुत बनवाई गई नहरें, फिर भी वो किसानों के लिए नहीं बनवाई गई थी। उनका किसानों से 1% फ़ायदा नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। उन नहरों से किसानों को 1% का फ़ायदा नहीं था, 1% का भी फ़ायदा नहीं होता था उन किसानों को। तो बताइए उन नहरें किसके लिए बनवाई जाती थी? उन नहरें किसके लिए बनवाई गई थी? देखिए किसके लिए, ध्यान समझिए। 1700 ईस्वी तक, आज जो उनकी सड़कें देखते हैं ना, आज जो इंग्लैंड वालों को सड़कें देखते हैं तो अरे कितना बढ़िया सड़कें है, ये 1700 ईस्वी की बात करें। 1700 ईस्वी तक ऐसी एक भी सड़क वहाँ पर नहीं थी जिस पर सालों भर गाड़ियाँ चल सके। गाड़ियाँ का मतलब बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बस ट्रक की नहीं बात कर रहे हैं, बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई भी सड़क नहीं था इंग्लैंड में जो कि सालों भर उस पर चल पाए। या तो 30 सड़कें तो कच्ची सड़कें थी, नहीं तो उबड़ खाबड़ थी। अगर कुछ बढ़िया भी बनी हुई सड़कें थी तो उबड़ खाबड़ सड़कें थी। अब वो दिन में होता क्या था, व्यापारियों को सामान लेकर जाने, मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिन खराब हो गया, या वहाँ पर आपको पता है बर्फबारी बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो वहाँ पर कुछ मौसम खराब हो गया, कुछ और हो गया, या सड़कें थोड़ी सी डैमेज हो गई। तो सड़कें जब डैमेज हो जाती थी तो बैलगाड़ी सामान लेकर जा नहीं सकते, तो इनको क्या करना पड़ता था व्यापारियों को, घोड़ा पर लाद कर यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से घोड़ा पर लाद कर सामान यहाँ पर लेकर आना पड़ता था, और कई गुना मूल्य बढ़ जाता था इस सामान का, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ जाता था। अब एक बात समझिए ना, बैलगाड़ी में 2 बैल है, ठीक, और इस पर बहुत सारा सामान लाद कर यहाँ से पहुँचा दिए, कम पैसा में पहुँचा देगा ये, मतलब कम ही मूल्य में। लेकिन ये कब आपको घोड़ा पर लाद कर लेकर जाना पड़ जाए, क्योंकि रास्ता ही है इतना ख़राब है कि बैलगाड़ी जा ही नहीं सकता, तो घोड़ा पर लाद कर लेकर जाना पड़ता है। कितना ज़्यादा महंगा पड़ जाता था होता होगा उन लोगों के लिए। और जो भारी सामान है वो घोड़ा लेकर जा ही नहीं पाता था, जिनको 2 टुकड़ों में नहीं कर सकते, जैसे चावल है या कुछ छोटा छोटा सामान है तो उसको कई जगहों पर करके, 3-4 जगह पर हिस्सा में करके उसको लाद दिया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे सामान होते थे जिनको हम 3-4 हिस्सों में करके नहीं लाद सकते हैं। तो बताइए 3-4 हिस्सों में जब करके हम नहीं लाद सकते तो घोड़ा अकेले लेकर जा नहीं सकता है, और बैलगाड़ी भी नहीं लेकर जा सकती। इनके लिए बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। तब क्या हुआ, 1700, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नहरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये लोग नहर पाए 1759 में इंग्लैंड में ही बहुत सारे, देखिए बहुत सारे जो कोयला के खदान के मालिक जो होते थे वो सब प्राइवेट होते थे, मतलब उनका अपने पर्सनल ज़मीन में मान लीजिए कोयला निकल गया या कुछ और हो गया, या कोयला खरीद लेते थे। 2-3 तरीका का, 2-3 वो बात होता था। या तो उनके ज़मीन अपना हो, तो ज़मीन अपना सबका होता नहीं था क्योंकि मैक्सिमम पहाड़ या ऐसे खदानों में मिलता था, तो वो ज़्यादा उनका ज़मीन लोगों को होता नहीं था। तो क्या करते थे, सरकार से वो खरीद लेते थे। वो क्या करते थे, कोयला के जो मालिक होते थे सरकार से क्या करते थे, वो खरीद लेते थे। लेकिन सरकार से जब वो खरीद लिए कोयला, तब कोयला के जो खदान का मालिक है उसको कोयला लेकर जाना, फिर कोयला को बेचना, तो इस सब में बहुत बड़ा प्रोसेस होता था। बहुत कोयला वो महंगा हो जाता था और ले जाने में बड़ा तकलीफ उनको होता था। क्यों? क्योंकि बार बार बैलगाड़ी से लाद कर लेकर जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ, रोड की बार बार उनको रिपेयरिंग कर, मरम्मत उन्हीं को करवाना पड़ता था खुद रोड का। तब 1759 में क्या हुआ, एक
कोयला खदान का मालिक था जिसका नाम था, ध्यान रखिएगा, ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर। ध्यान रखिएगा, ब्रिज वाटर, ड्यूक ऑफ ब्रिज वाटर नाम था। इसने दिमाग लगाया, कहा कि अगर हम जैसे शिप चलाते हैं, जैसे नाव उस समय ठीक ठाक चल रहा था, ध्यान रखिएगा, नाव का प्रचलन हो गया था। उसने दिमाग लगाया कि जिस तरीके से समुद्र में नाव चलाया जाता है, नदियों में नाव चलाया जाता है, अगर हम यहाँ से नहर बनवा दें, यहाँ से पूरा, ध्यान रखिएगा, उसने सोचा कि अगर हम नहर बनवा दें, पूरा चौड़ा चौड़ा एकदम नहर बनवा दें, ठीक, और इस नहर में हम नाव उतार दें, और यहाँ कोयला का खदान है और यहाँ इसका बाजार है, मान लीजिए बाजार यहाँ है, तो बाजार में नहर नहीं लेकर जा सकते, यहाँ बाजार के नज़दीक में हम उतरवा लें और यहीं से लेकर चले जाए, कितना बढ़िया होगा। उसने अपने दिमाग में आइडिया सोचा, और सोचते ही पैसा तो था ही उसके पास में, उसने क्या करा, मैनचेस्टर से 11 किलोमीटर तक, कितना किलो, सॉरी 11 मील, 11 किलोमीटर बोल रहे, 11 मील तक उसने क्या किया, नहर की उत्खनन करवाया, नहर बनवाया 11 मील तक, और कोयला अपना लाद कर क्या किया, बाजारों तक पहुंचाया। जब कोयला लाद कर बाजारों तक पहुंचाया नाव के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, नाव के माध्यम से कोयला लाद कर बाजारों तक जब पहुंचवाया, तो सीधा कोयला का दाम ही आधा हो गया, समझ रहे हैं, कॉस्ट ही सीधा इसको आधा हो गया। मतलब जो कोयला यहाँ का मान लीजिए 1000, मान लीजिए यहाँ पर आने पर जो कोयला 1000 रुपये का मूल्य का हो रहा था, इसको खुद का कॉस्ट ही 1000 रुपया पड़ जा रहा था, वो कोयला 500 रुपया में ही बाजार तक पहुँच गया। कितने रुपया में, 500 रुपया में ही इसको बाजार तक पहुंच जाता था, सीधा आधा। इसका दिमाग एकदम जैसे बिजली का झटका लगता है ना, अचानक इसके दिमाग में अचानक बिजली का झटका लगा। ये क्या हुआ, जब ये बात इसको पता चला, तब जहाँ जहाँ ये, अब देखिए अकेले ये तो इतना उत्खनन करवा नहीं सकता, ये तो अकेला अपना रिस्क ले लिया यहाँ पर सिर्फ, लेकिन हर जगह ये नहीं ना करवा सकता है। तो ये कई व्यापारियों के जो संघ थे, व्यापारी थे, उन सब से मिला ही है, व्यापारियों के संघ से मिला, व्यापारियों से, अन्य व्यापारियों से मिला, मीटिंग करवाया और कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बात हुआ है और ऐसे करने पर हम लोगों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो सभी व्यापारियों ने देखा कि हाँ ये बात तो सही है। 4 सालों के अंदर ही इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा, कितने सालों के अंदर ही, 4 सालों के अंदर ही इंग्लैंड में 81 गो अधिनियम पारित हो गए। अधिनियम किसके लिए 81 गो अधिनियम पारित हो गए, ये 81 गो अधिनियम पारित हो गए नहरों के उत्खनन के लिए। ध्यान रखिएगा, नहरों के उत्खनन के लिए 81 गो अधिनियम पारित हो गए, कहाँ पर, इंग्लैंड में। और इतना 18, देखिए ये 1700 ईस्वी है ना, 1700 ईस्वी का मतलब क्या हुआ, 1701 की बात करें, 1701, इसके बाद 1701 आएगा, यानी कि कौन सी शताब्दी, 18वीं शताब्दी। आपको एक बार कॉन्सेप्ट भी समझाते ये कैसे होता है। जैसे 1700 ईस्वी, यानी 1700 ईस्वी तो अब बीत गया, 1701 आ गया, यानी कि 18वीं शताब्दी आ गया। अब 1700 के बाद का समय चल रहा है ना, अगर 1700 चल रहा होता है, उससे पहले वाला चल रहा होता, 1601, 1602, यानी 1700 चल रहा होता, वो सॉरी 17वीं, ये 18वीं शताब्दी, यानी 1700 ईस्वी, 1700 मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि 18वीं शताब्दी का अंत तक, यानी 1798, 1797 तक ऐसा ये हाल पहुंच गया कि इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के लगभग सभी देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहरों का उत्खनन करवाया जाने लगा। और साथ में ही इंग्लैंड में इतने ज़्यादा नहरों का उत्खनन हुआ कि इंग्लैंड में नहरों से ही सड़कें बन गई। नहरों के माध्यम से ही आप इंग्लैंड में सड़कें नहीं, आप कह सकते हैं कि नहरों के माध्यम से ही इंग्लैंड में ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं। समझ लीजिए इतना बढ़िया नहर बन गया कि बिना नाव से उतरे ही इंग्लैंड के मैक्सिमम शहरों में और मैक्सिमम नगरों में आप प्रवेश कर सकते हैं बिना सड़कों के। इतना ज़्यादा नहरों का एकदम जाल बिछ गया। समझ लीजिए कितना अधिक फायदा हुआ नहरों का। आप सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे, तो वहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एगो तो नगर था, और नगर में चावल कहाँ से आता था, चावल, गेहूँ, ये सब अनाज कहाँ से आता था, गाँव से। गाँव भी खुद नदी के किनारे और ये भी नदी के किनारे थे। गाँव वाले क्या करते थे, नदी में नाव उतारते थे और यहाँ पर ये पहुँचा देते थे। उस समय भी चावल ये सब देखिएगा, जो सारे जो सिंधु घाटी के सारे जो नगर हैं, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, देखिए ना, देखिएगा सभी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। 2-3 सुविधा, पानी की ज़रूरतें पूरा हो जाती थी और खासकर परिवहन व्यापार सबसे अधिक होता था। और आज भी देखिए ना बड़े बड़े शहर कहाँ स्थित है, सब समुद्र के किनारे ही स्थित है। तो ये लोग क्या किए, और नहरों में पानी आता कहाँ से था, आपका सबसे बड़ा सवाल होगा इस नहरों में पानी, अरे ये नदी से ये पानी भर देते थे। ये मत सोचिए और ये नहर में पानी कहाँ से आता था,
कहाँ से क्या, दूसरा कोई और उपाय नहीं था। नदी से कनेक्ट करते थे नहरों को और उसमें पानी भरते थे और सालों में पानी रह जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में समझिए। अब एक और बात थोड़ा सा समझिए कि ये सड़कों के बारे में थोड़ा समझिए, नहरों के बारे में, सड़कों के बारे में। सड़कों में क्या हुआ, अब देखिए नहर सिर्फ बनाने से नहीं ना हो जाएगा, हर जगह नहर लेकर नहीं ना जा सकते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आपको सड़कें बनानी ही पड़ेगी, और सड़क और बाजार के अंदर नहर नहीं लेकर जा सकते। और मान लीजिए ऐसा भूमि हो जहाँ पर आपको उत्खनन करना बड़ा दिक्कत वाली बात हो, जैसे पहाड़ वाला भूमि हो, पथरीला कुछ भूमि हो, वहाँ पर सड़क बनाना थोड़ा ठीक ठाक आसान होता है, और उसी को आप पूरा उत्खनन करके उसी को नहर बनाए, वहाँ पर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए पहाड़ है, वहाँ पर आपको नहर बनाने के लिए कहा जाए, कैसे बना पाइएगा नहर, रोड बनाना वो आसान होगा। तब यहाँ पर क्या हुआ, जो इंग्लैंड की सरकार थी, उस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया 2 इंजीनियरों को, जो सड़कों के बारे में बेहतरीन जानते थे, सड़कों के बारे में और सड़क बनाने के बारे में। उनको जिम्मेदारी दिया गया कि आपको पक्की सड़कें बनानी है, और कम से कम कॉस्ट में। खर्च कितना होना चाहिए, कम से कम। अगर आपको कुछ चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप उसको क्या करेंगे, सबसे थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। आप क्या करेंगे, अलग ढंग से थोड़ा सा करेंगे। तब इन लोगों ने थोड़ा अलग ढंग से किया, 2 इंजीनियरों को नियुक्त किया गया, उन्होंने सड़कें बनाई और बहुत ही बेहतरीन सड़कें बनाई। और धीरे धीरे सड़कों का विस्तारित, मतलब सड़क धीरे धीरे विस्तृत होने लगे, और बैलगाड़ी क्या किया जाने लगा। उसके बाद इंग्लैंड में भी मजबूत बैलगाड़ी का विकास होने लगा, मजबूत बैलगाड़ी बनाए जाने लगे। लेकिन एक और बात दिक्कत था, लुटेरा इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मौजूद थे उस समय, कहीं पर भी बैलगाड़ी को लूट लेते थे। जो घर से निकलने वाले व्यापारी थे ना, पहले ही वसीयत अपने घर पर जो भी उनके बेटा होता थे या कोई भी होता था, उनके नाम पहले ही कर देते थे कि ये वसीयत अब इसके नाम हो गया, पता नहीं हम आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आप समझ रहे हैं, उनको ये पहले से ही डर होता था कि हम आएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो वसीयत क्या करते थे, लिख कर जाते थे। पता चला कि 4 लड़का है, अपने में ही लड़ गया वसीयत के लिए। तो इसीलिए इतना ज़्यादा, देखिए आप भारत को, इंग्लैंड वाला जो अंग्रेज आया, भारतीयों को क्या कहता था कि ये सब असभ्य लोग हैं, हम इनको सही मार्ग दिखाएंगे और सभ्यता और सही सभ्यता और संस्कृति की ओर लेकर जाएंगे। ये सिर्फ अंधविश्वासों में फंसे हुए रहने वाले लोग हैं। देखिए हम बिल्कुल मानते हैं हमारे देश में अंधविश्वास था, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन वो कहते थे कि यहाँ पर सड़कें इतनी ख़राब है और ये लोग इतने ऐसे हैं, इतने गरीब है। अरे तुम कौन सा अमीर पैदा हुए थे, तुम भी तो गरीबे थे ना। इसीलिए विश्व इतिहास पढ़ाया जाता है। हम कहते हैं कि विश्व इतिहास क्यों हम पढ़ें। जब भी हमारे पास सवाल आता है और लोग कहते हैं कि हम दूसरे देशों का इतिहास क्यों पढ़ें, हम तो अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे। और अपने देश का इतिहास तो देखिए, दूसरे देश का इतिहास यही पढ़ने से फायदा होता है। इंग्लैंड वाला का इतिहास पढ़े तो इंग्लैंड वाला आके हमारे देशों में क्या कहता था कि ये सब लोग गरीब हैं, असभ्य लोग हैं, इनके पास तो न सड़कें हैं, न रहने के लिए घर, ये सब गरीब है। बताइए इन लोगों को हम आकर सिखाएंगे सही रास्ता, अंग्रेज कहते थे। और अंग्रेजों के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि पहले अंग्रेज भी क्या थे, गरीब थे। शुरू में अंग्रेज भी क्या थे, गरीब थे। और सभी लोग, और शुरू में क्या, आपको भी अपना कॉमन सेंस में नहीं पता चलता होगा कि अचानक कोई अमीर थोड़े बनता है, धीरे धीरे ना अमीर बनता है। और ये ज़्यादा दिन पहले थोड़े, ऐसा थोड़े था कि ज़्यादा दिन पहले से ये लोग अमीर है। ये अभी तो नई अमीरी आई थी ना इनके पास में। भारत में जब ये आए थे अंग्रेज तो इनके पास नई अमीरी आई थी। अभी 18वीं शताब्दी से तो इनके पास अमीरी आई ही थी। 19वीं शताब्दी में भारत में इससे पहले ही 1600 में ही एंट्री किया था ना, 1600 ईस्वी में भारत में एंट्री किया था। अभी नई अमीरी आई थी इनके पास में, और आकर भारतीयों को सभ्यता सिखा रहे थे। देखिए हम मानते हैं अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जो भारतीय अंधविश्वासों को दूर किया गया, लेकिन भारत को बहुत ज़्यादा शोषण किया गया और भारत की बहुत ज़्यादा अपमान किया गया। और आकर हम लोगों को सभ्यता सिखाते थे और गरीब कहते थे यहाँ सड़कें नहीं हैं और यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है, और अपना नहीं देखते थे कि अपना क्या है। इसीलिए दूसरे के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। अपने जानकारी रखने के साथ साथ अपने बारे में दूसरे के बारे में भी जानकारी रखना पड़ता है, तब ना अगर कुछ कहे तो उसको पलट कर जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 1600 ईस्वी में आया भारतीय, वो गरीब कहा रहा था, बताइए। ये खुदे गरीब था। ये 1700 ईस्वी तक इनके पास अपनी सड़कें नहीं थी, और आकर हम लोग गरीब कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़कें थी भी तो कुल उबड़ खबड़ सड़कें थी, कच्ची सड़कें थी, और हम लोग गरीब आकर कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी का भी आविष्कार, वाष्प इंजन का तो आविष्कार हो ही गया था। और रेलगाड़ी का आविष्कार 1830 में, ध्यान रखिएगा। 1814 भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, 1814 आपको मिलेगा। 1814 से 1830 के बीच में बढ़िया ठीक ठाक रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ।
यहाँ पर इंग्लैंड में ही ठीक ठाक रेलगाड़ी पटरियों पर वाष्प इंजन से चलने वाला रेलगाड़ी चलाया गया, ध्यान रखिएगा। देखिए पहले कई बार रेलगाड़ी चलाने का इससे भी पहले प्रयास किया जा चुका था या प्रयास हो चुका था, रेलगाड़ी चलाई जा चुकी थी, लेकिन बात ये है कि वाष्प इंजन से चलने वाला जो रेलगाड़ी था और ठीक ठाक रेलगाड़ी 1814 से लेकर 1830 के बीच में इंग्लैंड में चलना शुरू हुआ और यहीं से ही रेलगाड़ी का मतलब तेजी से विकास होना चालू हुआ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेल की पटरियाँ बिछाई जाने लगी, सब कुछ मतलब होने लगा। ध्यान रखिएगा, रेल परिवहन थोड़ा ठीक ठाक हुआ। अब रेल से थोड़ा परिवहन बढ़िया हुआ। भारत से जितने भी संपत्तियाँ लूट कर लेकर गए हैं इंग्लैंड वाले अंग्रेज, वो सबसे अधिक मात्रा में रेलवे परिवहन द्वारा ही लेकर गए हैं, क्योंकि भारतों में आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि भारत में नहर बना दें, वो भी इतना पहाड़ और ये सब है, इतना नदी और पहाड़, मतलब नदी है तो नहर तो बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब उल्टा पुल्टा रास्ता है या ऐसा है कि कहीं मैदान है तो कहीं पठार हो गया तो कहीं पर कुछ भी आ जाता है कभी भी, इसीलिए भारत में नहर ये लोग नहीं बना पाए। क्या बना पाए? और नहरों से ज़्यादा तेज तो ये नावों से ज़्यादा तेज तो रेल चल सकती है ना। भारत में इन्होंने रेल के पटरी बिछाया और भारत के सारे सामान ढोकर लेकर चलेगा, सारे मतलब मैक्सिमम चीज़। भारत को सोने के चिड़िया से नॉर्मल चिड़िया बना दिए ये लोग, समझ लीजिए। लेकिन आज भी हमारा देश सोने का चिड़िया, हम क्या मानते हैं कि आज भी हमारा देश सोने का चिड़िया है। वो लोग मानते हैं कि नहीं, सोने का चिड़िया को पूरा लूट लिया, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमारा देश सोने का चिड़िया इसलिए नहीं था कि यहाँ पर सोना बहुत था। हमारे लिए हमारा देश सोने का चिड़िया इसलिए है क्योंकि विविधता में यहाँ पर एकता है। यहाँ पर ऐसा है कि अलग अलग धर्म मानने वाले लोग हैं, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सभी लोग क्या हैं, एक है। यहाँ हर मौसम पाया जाता है, नदी, पहाड़, झरना, समुद्र, झील, सब कुछ यहाँ पर है। जितना कुछ चाहिए पृथ्वी पर रहने के लिए, भारत अपने आप में पूरा विश्व है, समझ रहे हैं, अपने आप में पूरा विश्व है। और यहाँ के हर राज्य जो है अपने आप में कुछ अलग अंदाज, अपने आप में कुछ अलग अंदाज है, अपने आप में कुछ अलग विशेषता है इनके पास में। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हम आज भी सोने की चिड़िया है। चलिए, संचार के में क्रांति क्या क्या हुआ। अब संचार के क्षेत्र में क्रांति ऐसे हुए कि संचार को थोड़ा सुव्यवस्थित किया, क्योंकि जो भी व्यापारी व्यापार करने जाते थे या एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को बात करना है तो उसके लिए संचार बहुत ज़रूरी हो गया था। तो संचार को भी ये ठीक ठाक ये विकसित हुआ। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो आविष्कार है 19वीं सदी में ठीक ठाक परीक्षण हो गया। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों द्वारा भी और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा, दोनों जगहों के वैज्ञानिकों द्वारा ठीक ठाक इसको इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का परीक्षण हुआ और संचार का ठीक ठाक माध्यम क्या बन गया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रसार, आपको पता है कि सबसे पहले पड़ोसी पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके नज़दीकी वाले जो देश थे उन सब पर प्रभाव पड़ा। जैसे फ्रांस पर ठीक ठाक प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड में तो पूरा प्रभाव पड़ा ही था, फ्रांस उसके चपेट में आ गया। इंग्लैंड, फ्रांस, उसके बाद जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, और यूरोप के अन्य हिस्से, फिर ये एशिया, ये सारे औद्योगिक क्रांति का प्रसार ऐसे ऐसे प्रसार होता गया औद्योगिक क्रांति का। और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में भी, ध्यान रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी इसका प्रसार बढ़िया से हुआ। अब इसका परिणाम क्या क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। परिणाम आर्थिक उन्नति बहुत हुई, आर्थिक उन्नति। कुछ इतिहासकारों का तो ये कहना है ना कि पिछले इतना इस समय औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक उन्नति की पिछले 2000 सालों में इतना हुई ही नहीं थी। इतनी आर्थिक उन्नति यानी आर्थिक क्षेत्र में लोग इतने बढ़िया हुए कि पिछले 2000 सालों में इतना विकसित नहीं हुए थे लोग। इतना ज़्यादा यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आने से लोग विकसित हुए, उनके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ इसके पॉजिटिव भी प्रभाव रहे और कुछ नेगेटिव भी प्रभाव रहे। पॉजिटिव प्रभाव क्या क्या रहे? सबसे पहला ये रहा कि व्यापारियों के धन वृद्धि, या व्यापारियों के धन में वृद्धि, या व्यापारियों को धन में ऐसे वृद्धि, या ऐसे लिख सकते हैं व्यापारियों को अधिक मुनाफा। व्यापारियों क्या होने लगा? अधिक मुनाफा। अब देख ध्यान समझिए, व्यापारियों को अधिक मुनाफा। अब व्यापारियों को अधिक मुनाफा का मतलब क्या हुआ?
व्यापारी जब इनको ये जब व्यापारी जब नॉर्मल इंसानों से काम करवाते थे, मतलब ऐसा कि बिना मशीनों का काम करवाते थे, तो इनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था। लेकिन यही जब ये लोग औद्योगिक क्रांति के बाद जब व्यापार करने लगे और ये सब मशीनों से सामान उत्पादित होने लगे, ढोने वाला चीज़ भी यहाँ पर देखिए नाव से सामान ढोया जाने लगा, तो इनका कॉस्ट क्या हुआ, जो इनका अपना कॉस्ट था कम हो गया, अब मुनाफा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सामान बहुत ज़्यादा पर बेचते थे, मुनाफा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। तो व्यापारियों को सबसे अधिक फायदा हुआ और व्यापारी पूंजीपति बन गए। ध्यान रखिएगा, व्यापारी क्या बन गए, पूंजीपति। साथ में ही छोटे जो शिल्पकार थे, छोटे शिल्पकार या अन्य कामगार अन्य कामगार या अन्य रोजगार वाले जो छोटे छोटे लोग थे, उनका रोजगार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया, यानी पूरी तरीके से डूब गया उनका रोजगार। वो अब मजदूर बन गए। क्या बन गए वो अब मजदूर, यही प्रभाव हुआ। वो अब मजदूर बन गए और फैक्ट्रियों में, इन्हीं के फैक्ट्री में मजदूरी करना पड़ गया उनको। जो व्यापारी इनसे काम करवाते थे, अब इन्हीं को अब इनसे मजदूर, इनके कंपनी में मजदूर बनकर काम करना पड़ गया। ध्यान रखिएगा, इतना खतरनाक प्रभाव पड़ा। हम आपको बताते थे ना कि कोई दर्जी था तो अपना कपड़ा सिलता था ऐसे कि एक अपना रूम ले लिया अपने घर में, एक कमरा, उसी में सारे परिवार उसके लगे हुए थे। अब वो उस दर्जी को क्या करना पड़ता था, अब जाकर इनके जो कंपनी थी, इनके कंपनी का मतलब इनकी जो फैक्ट्री थी, उसमें क्या करना पड़ता था, उसको काम करना पड़ता था। ध्यान रखिएगा। तो और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव हुआ। आगे बढ़ते हैं, मजदूर जो एक्चुअल मजदूर थे, मजदूरों के जीवन में परिवर्तन हुआ, जीवन में परिवर्तन। अब मजदूरों के जीवन में परिवर्तन क्या हुआ, इनकी जीवन थोड़ी सी सुधार गई। क्यों सुधार गई, क्योंकि इनको अच्छा वेतन मिलने लगा, क्योंकि मुनाफा होता था तो सारे मुनाफा यही नहीं रख लेते थे, इनको अच्छा वेतन मिलने लगा। साथ में ही मजदूरों के लिए मजदूर का संगठन बनाया गया, क्योंकि मजदूरों का शोषण ठीक ठाक होता था। तो अब औद्योगिक क्रांति आने के कारण मजदूरों का क्या बनाया जाने लगा, संगठन बनाया जाने लगा। और मजदूरों का जब संगठन बनाया जाने लगा तो साथ में ये भी हुआ, मजदूरों के जब संगठन बनाया जाने लगा तो मजदूरों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाया जाने लगा। और जब आवाज़ उठाया जाने लगा तो मजदूरों के जीवन में परिवर्तन हुआ। और ऐसा हुआ कि इनके जितने भी रहने की सुविधा या मेडिकल फैसिलिटी, सारे जो चीज़ें हैं वो सरकार द्वारा बेहतर की जाने लगा। कुछ कंपनियों को भी जिम्मेवारी दी गई कि आप भी इनके लिए कुछ क्या कीजिए, बेहतर कीजिए। तो ये इनके जीवन में थोड़ा प्रभाव रहा। ऐसे अब उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि, बस आप सुनते जाइए और लिखते जाइए अपने नोट्स में। उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि हुई। उपनिवेशों की संख्या में कैसे वृद्धि हुई, उपनिवेश मतलब क्या हुआ, एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने लगे। जैसे इंग्लैंड अनलिमिटेड एकदम उपनिवेश बना रहा था, जहां जा रहा था वहां कब्जा कर ले रहा था। जिस देश में जा रहे थे ये व्यापारी बन के जा रहे थे और धोखा करके वहां पर क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि वहां शासन कमजोर है तो वहां पर क्या बन जा रहे थे, खुद मालिक बन जा रहे थे। तो उपनिवेशों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। और इसी क्रम में अमेरिका, ये इंग्लैंड ने अमेरिका को हो गया, या अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सारे जगहों पर घुसा था ये सब। समझ लीजिए चीन में तक घुस गया था। चीन में कई वो युद्ध कर चुका था। ये अफीम युद्ध का नाम जानते हैं, चीन में अफीम युद्ध तक कर चुका था ये इसको हम लोगों को, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम युद्ध को ये पेपर जो ये पेपर 2 है, तो ये पेपर 2 के बाद जैसे ही आप पार्ट 2 में जाएंगे, पार्ट 2 में हम लोगों को बढ़िया से अफीम युद्ध के बारे में पढ़ना है, चीन का अफीम युद्ध के बारे में। और उपनिवेशों के बाद ऐसा हुआ कि थोड़ी सी नगरों का भी विकास हो गया। नगरों का क्या हुआ, नगरों का यहाँ पर विकास हो गया। नगर बहुत अच्छे, बहुत सारे नगर विकसित हो गए। ऐसे थे कि लगभग 40 से 50 नगर थे औद्योगिक क्रांति होने के पहले या औद्योगिक क्रांति से कुछ साल पहले। औद्योगिक क्रांति के जस्ट बाद क्या हुआ, ये नगर 40 से 50 नगर 180 नगर बन गए। समझ लीजिए इतना ज़्यादा नगरों का विकास हुआ। तो बहुत ज़्यादा पैसा मिला था इन लोगों को, बहुत कुछ धन एकत्रित हो रहे थे। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और साथ में ही ऐसा हो रहा था कि दास प्रथा की भी शुरुआत हो रही थी। दास प्रथा समझ रहे हैं, दास प्रथा एक जगह से लोगों को उठाकर दूसरे जगह पर ले जाना, लोगों का बहुत शोषण भी हो रहा था। अब ये मत सोचिए कि मजदूर है तो मजदूरों का अधिकार की मांग बात की जा रही थी तो इनका शोषण नहीं हो रहा था, बिल्कुल शोषण भी हो रहा था। लेकिन इन मजदूरों का नहीं हो रहा था, जो एक्चुअल मजदूर थे, जो दास थे, उनका शोषण हो रहा था। बाकी लोग अमीर भी बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था। चलिए ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।